हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। इस सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो कम्युनिकेशन स्किल्स पर नहीं देखा है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरा वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फीडबैक की और बैरियर्स इन कम्युनिकेशंस। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर फीडबैक। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फीडबैक को। जैसे कि इस फिगर से पता लग रहा है हमारे को, यहाँ पे सेंडर मैसेज भेजता है और मैसेज होता है किसी चैनल के थ्रू, कोई कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास जाता है। एंड टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन, हियर इज द फीडबैक। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ फीडबैक हम देखते हैं कि होता क्या है फीडबैक। A communication process is said to have feedback when the receiver of the message gives his response to the sender message। कि जिसने मैसेज को रिसीव किया होता है, उसको रिसीव करने के बाद वो अपनी रिस्पॉन्स जब सेंडर को देता है, जिसने मैसेज को भेजा होता है, उस रिस्पॉन्स को हम फीडबैक कहते हैं। सेंडिंग बैक द नॉलेज अबाउट द मैसेज टू द कम्युनिकेटर इज नोन एज फीडबैक। तो रिसीवर जो है उस मैसेज के बारे में कुछ कम्युनिकेट करेगा, सेटिस्फाई है नहीं है, तो वो एक्नॉलेज करता है उस मैसेज को बेसिकली, तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। ए कम्युनिकेशन प्रोसेस विदाउट ए प्रोविजन फॉर फीडबैक इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है विदाउट फीडबैक जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर मैंने किसी को कुछ कहा, मान लीजिए कुछ मैसेज भेजा, अदर पर्सन ने एक्नॉलेज नहीं किया, तो मुझे डाउट रहेगा कि उसको मैसेज मिला नहीं मिला। और अगर वो मैसेज रिसीव करने के बाद कुछ मुझे फीडबैक देता है उसके बारे में, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट माना जाता है। आइए आगे देखते हैं कि कितनी तरह के फीडबैक्स होते हैं। फीडबैक कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जैसे कि ऑरल फीडबैक हो सकता है जिसको हम वर्बली कहते हैं, रिटर्न हो सकता है, हम राइटिंग में हम फीडबैक दें, अगर कुछ डिटेल हमें फीडबैक देना है तो राइटिंग में दे सकते हैं। ये इनफॉर्मल भी हो सकता है कि हम ऐसे ही कुछ अनऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट कर दें, और ये फॉर्मल भी हो सकता है इन अ फॉर्मल मैनर, अगर कोई फॉर्मेट है उसके ऊपर हम फीडबैक लिख के दें। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, पूरा डिस्क्राइब करें हम कुछ मैटर्स को, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करें हम। और इवेल्यूटिव भी हो सकता है, उस मैसेज को हम इवेल्युएट करें कि कैसा था, ठीक था नहीं था। इवेल्यूटिव फीडबैक भी होता है। सेल्फ एसेस फीडबैक भी हो सकता है, जिसमें जो है खुद अपने आप को एसेस किया जाता है, उसको सेल्फ एसेस फीडबैक भी कहते हैं। ये क्वालिटी होती है फीडबैक की जो बहुत मैटर करती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला है इस यहाँ पर स्पेसिफिक। द फीडबैक शुड नॉट बी वेग एंड शुड बी कन्वेड विथ क्लैरिटी। जो हम फीडबैक देते हैं वो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स के अंदर हमें कन्वे करना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ उसको हमें कन्वे करना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव फीडबैक माना जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है टाइमलीनेस। व्हेन द रिसीवर इंटीमेट द सेंडर अबाउट द मैसेज इन टाइम, इट इज़ इफेक्टिव। जो रिसीवर होता है जिसको फीडबैक देना होता है, अगर वो विद इन टाइम में उस मैसेज को कन्वे करता है कि हाँ यस मुझे मैसेज मिला है, तभी वो इफेक्टिव होता है। डिले इन फीडबैक रिजल्ट्स इन ए बैड कम्युनिकेशन। अगर हम डिले करते हैं तो वो एक बैड कम्युनिकेशन में माना जाता है। रिटर्न फीडबैक आल्सो इट शुड बी प्रॉम्प्ट एंड इन टाइम। अगर हमसे रिटर्न फीडबैक एक्सपेक्ट किया जाता है तो हमें प्रॉम्प्टली उसको कन्वे करना चाहिए और विद इन टाइम करना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा। तो टाइमलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है डोंट बी जजमेंटल। वी शुड गिव द फीडबैक इन ए पॉजिटिव मैनर। जो हमें एक जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें अपनी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए जो भी मैसेज हमें कम्युनिकेट किया गया है। तो फीडबैक जो होता है एक पॉजिटिव मैनर में दिया जाना चाहिए, वेदर मैसेज इज रिसीव्ड द राइट फॉर्म और नॉट। और क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, हमें उसको क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करना चाहिए मैसेज को, पॉजिटिव सेंस में लेकर उसको विदाउट जजमेंटल हमें इसको फीडबैक को देना चाहिए। नेक्स्ट फीचर है क्लैरिटी। इन ए क्लियर फॉर्मेट वी शुड गिव द फीडबैक टू प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए उसका, जो भी हम फीडबैक दे रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। अगर हमें उसको क्लियरली कन्वे करना है तो क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ए गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है गुड इंटेंशन। इफ द मैसेज इज नॉट रिसीव्ड प्रॉपरली, इट शुड बी कन्वेड टू द सेंडर विद द गुड इंटेंशन।
अगर हमें मैसेज जो है प्रॉपरली कन्वे नहीं हुआ है और कुछ उसके अंदर एम्बिग्यूटी रह गई है, कुछ ऐसी चीज़ रह गई हैं जो समझ नहीं आई हैं, तो ये बातें हमें जो है कम्युनिकेट करनी चाहिए सेंडर को विद गुड इंटेंशन। फीडबैक इज़ ए वे टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है। और क्योंकि फीडबैक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसलिए हमारी इंटेंशन हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए कि ये समझ नहीं आया है, सो दैट क्लैरिटी कैन बी ब्रॉट इनटू द मैटर। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक। देखिए, टाइप्स में डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक भी होते हैं। डिस्क्रिप्टिव में प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इन ए डिटेल एक्सप्रेसिव मैनर, ठीक है। वो इस तरह के फीडबैक होते हैं जहाँ हमें डिटेल फीडबैक देना होता है, रिटर्न में देना होता है। दैट आल्सो कंटेन सम एनालिसिस और सजेशंस, कुछ एनालाइज करना होता है हमारे को और कुछ सजेशंस भी देने होते हैं। जिस तरह से एग्जांपल देखिए इसमें है, यू यूज्ड ए lot of details as was shown in our samples. You mentioned 7 different things you liked about dogs. तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अबाउट 7 डिफरेंट थिंग्स यू मेंशन अबाउट डॉग्स, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। इन ए नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो होता है वो समटाइम सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बट डज नॉट गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन। इसमें कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, जैसे कि मैं कह सकता हूँ बी पॉजिटिव, ठीक है। ये कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये नॉन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ यू कैन डू बेटर, किसी को इनकरेज करने के लिए। इसमें मैंने कोई डिटेल नहीं दिया है, तो ये नॉन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक, देयर इज ए प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट ऑन विच रिसीवर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन वेरियस पॉइंट्स। एक प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, उसके अंदर हम पॉइंट्स को मेंशन करते हैं प्रॉपरली फीडबैक को हम, ठीक है। फॉर्मल फीडबैक इज़ नॉट इंस्टेंट एंड टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड। ये बिल्कुल इंस्टेंट नहीं होता है कि आपने कुछ मैसेज दिया और मैंने इमीडिएटली फीडबैक दे दिया। फॉर्मल फीडबैक जो होता है नॉर्मली टाइम लेता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंड इट इज़ आल्सो सपोर्टेड बाय वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। एग्जाम्पल होता है जैसे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू स्कोर्ड 75% मार्क्स इन फाइनल एंड प्रोमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। तो ये देखिए, ये फॉर्मल फीडबैक है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स एंड फिगर है, यहाँ पे मैंने फैक्ट मेंशन किया है कि आपने 75% मार्क्स जो स्कोर किए हैं और फाइनल एग्जाम के अंदर, और आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट किया जाता है। तो ये फॉर्मल फीडबैक हुआ। इनफॉर्मल फीडबैक क्या होता है, इस फ्रेम्ड इंस्टेंटली एंड गिवन ऑन द स्पॉट। ये इमिडिएटली इसको हम फ्रेम करते हैं और ऑन द स्पॉट हम इसको दे देते हैं। देयर इज नो प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, इसमें कोई प्री डिसाइडेड पहले से बना हुआ कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बट इंस्टेंटली कंस्ट्रक्टेड एंड गिवन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास। तो मेरे पास कोई फैक्ट एंड फिगर भी नहीं है, जस्ट मैंने ऑन द स्पॉट एक मैसेज को कन्वे किया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो ये क्या किस कैटेगरी में आएगा फीडबैक, ये इनफॉर्मल फीडबैक में आएगा, इसमें कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो फीडबैक में आती है वो है स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। स्पेसिफिक फीडबैक में क्या होता है कि वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक थिंग और ए पॉइंट विदाउट टॉकिंग इन जनरल। हम जनरल में बात नहीं करते हैं, बहुत स्पेसिफिक एक किसी चीज़ के ऊपर एक बात की जाती है। नो स्पेसिफिक फीडबैक टॉक्स अबाउट द होल थिंग इन जनरल विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग स्पेसिफिक, ठीक है। तो हम टोटल इन जनरल में बात नहीं करते हैं, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग के ऊपर एक फीडबैक दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डेट फॉर्मेट शुड बी मंथ, डे एंड ईयर, ये एक स्पेसिफिक फीडबैक है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक फीडबैक है, डेट फॉर्मेट इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मैंने बताया नहीं, इनवैलिड तो कह दिया, लेकिन क्या होना चाहिए वो नहीं बताया। तो स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक में हम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये एक तरह की कैटेगरी है, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की जो है क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो फीडबैक जो है कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए उनको देखते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो फीडबैक जब हम देते हैं तो ये बहुत हेल्प करता है हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा लोगों से तो उस पूरी कम्युनिकेशन का कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए फीडबैक जब हमें मिलता है लोगों से तो हमें लोगों के ओपिनियन के बारे में पता लगता है
और हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसमें बहुत ही हेल्प मिलती है हमारे को। इट प्रमोट्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ को प्रमोट करता है। थर्ड पॉइंट है डेमोक्रेटिक अप्रोच। ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है। अगर वन पर्सन ओनली कीप्स ऑन टॉकिंग तो दूसरों को मौका ही नहीं मिलेगा बात करने को, हमें उनके ओपिनियन के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है, किसी भी पॉइंट्स को डिस्कस करके हम सब लोगों के ओपिनियन को हम कंसीडर करते हैं ताकि एक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन किसी नतीजे पर पहुंच सकें और कुछ राइट डिसीजन ले सकें हम। तो ये बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच होती है फीडबैक जो होती है। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को प्रमोट करता है। फोर्थ पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिफ्थ पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट एरिया। ये हमें हेल्प करता है ताकि हम पिन पॉइंट कर सकें कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उस एरियाज में हम इम्प्रूव कर सकें। तो आइडेंटिफाई करने में हमारे को हेल्प करता है फीडबैक। थर्ड सिक्स पॉइंट देखिए, सिक्स पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो है अमॉन्ग वेरियस पर्सन दोज हु आर वर्किंग टुगेदर, जो कम्युनिकेशन होता है और फीडबैक होता है, इससे क्या होता है जब हमें फीडबैक मिलता है तो हमें दूसरे पर्सन का परसेप्शन में पता लगता है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। तो इससे क्या होता है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और सब लोग जो है एक हारमोनियस फॉर्म में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर सकते हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इफेक्टिव डिसीजन ले सकें और इन्हें बेटर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर सकें हम। क्रिएटिंग हेल्दी रिलेशनशिप और एम्प्लॉइज़ के बीच में ये बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए काम आता है। फीडबैक जब हम देते हैं तो हमारी हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होती है एक दूसरे के साथ। और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम फीडबैक देते हैं, कंसिडर करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प मिलती है और काम बहुत आसान हो जाता है। कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है विद पॉजिटिव फीडबैक इट मोटिवेट्स टू अचीव गोल्स। अगर पॉजिटिव फीडबैक हम देते हैं तो उससे क्या होता है हमारी कमिटमेंट बढ़ती है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमारी कमिटमेंट बढ़ती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। तो पॉजिटिव फीडबैक इट मोटिवेट्स, हमें मोटिवेट करता है ताकि हम जो भी हमारे गोल हैं उनको अचीव कर सकें। तो आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ एग्जैक्ट मैसेज इन टाइम विद क्लैरिटी। जो मैसेज होता है उसको एग्जैक्टली हमें जो मैसेज है एज इट इज़ उसको कम्युनिकेट करना चाहिए और विद इन टाइम कम्युनिकेट करना चाहिए विद क्लैरिटी। इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर आर 10 प्रिंसिपल्स हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के यहाँ पे 10 प्रिंसिपल्स हम स्टडी करेंगे, तो देखते हैं वो क्या है। नंबर 1 पे है बी क्लियर। अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को लाना है तो हमें जो है क्लैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। राइटिंग कंसाइज सेंटेंस इज इसेंशियल इन कीपिंग थिंग्स क्लियर। कंसाइज सेंटेंस होने चाहिए, ब्रीफ एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए। मैसेज शुड बी कन्वेड इन इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, जो भी मैसेज हम लिख रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। हमें डिफ़िकल्ट और लॉन्ग फ्रेजेस को नहीं लिखना चाहिए। इससे क्या होता है कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं हो पाता है। तो लॉन्ग फ्रेजेस को हमें शॉर्ट वंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, फ्रेजेस जो हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यूज स्टोरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर वे टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस एंड कम्युनिकेट योर आइडिया इज विद पावरफुल स्टोरीज। क्या होता है कि जब हम किसी स्टोरी के सहारे कोई अपना पॉइंट हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो इमिडिएटली क्या होता है कि लोग कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ, बहुत ही अटेंटिवली वो बात को सुनते हैं। एंड पीपल आर नेचुरल स्टोरी टेलर्स एंड लिसनर्स। दिस इनबाउंड ट्रेट स्ट्रेचेस अक्रॉस कल्चर। ये हर एक कल्चर में होता है, हर एक सोसाइटी में पाया जाता है कि लोग जो है स्टोरी को सुनना और कहना पसंद करते हैं। एंड स्पेशली एविडेंट विद हाउ किड्स आर सो क्विकली ड्रान टू स्टोरी बुक्स। और ये इस बात से भी साबित होता है कि कैसे छोटे बच्चे जो होते हैं स्टोरी बुक से इमिडिएटली अट्रैक्ट होते हैं और उसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो अगर हम स्टोरीज को यूज़ करके अपना कोई पॉइंट कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। दिस प्रिंसिपल एम्प्लाइज दैट कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैसेज बीइंग कन्वेड। तो जो भी हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हैं, इसीलिए तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। तो दे शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। कुछ इधर उधर की बेकार की बातें ना करके जो हमारा
प्लान ऑब्जेक्टिव है हमारे, उसको फोकस करके हम कम्युनिकेट करें तो अच्छा रहेगा। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहिए हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है लेस इज मोर। योर ऑडियंस इज लाइकली बिजी। ठीक है, किसी के पास फालतू का टाइम नहीं होता है, तो हमारे ऑडियंस हैं जिसको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग बिजी होते हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। तो irrelevant tidbits, repeated information, details that don't help with your main communication goals, we should avoid all these things। ठीक है, फालतू की डिटेल, इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इट विल लीड टू डिसएंगेजमेंट। अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, हमारी ऑडियंस जो होती है डिसएंगेज हो जाती है, वो हमारी बात सुनती ही नहीं है। ठीक है, तो ये लेस इंफॉर्मेशन बीइंग रिटेन, वो फिर जो है इंफॉर्मेशन को लेस रिटेन कर पाते हैं। एंड टेक अवे फ्रॉम द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एफर्ट्स, और जो भी आप एफर्ट्स आप लगा रहे हो वो बेकार चली जाती है। तो हमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, रिस्पेक्टिंग द टाइम ऑफ अदर पीपल। नेक्स्ट है एडजस्ट टू योर मीडियम। अंडरस्टैंडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन इज वाइटल टू सक्सेस। ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का, उसको समझना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यू वुड नॉट से सर्टेन थिंग्स थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन बिकॉज द टोन एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ द स्पोकन वर्ड्स इज नॉट देयर। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम राइटिंग में नहीं देंगे। ठीक है, वो हम खुद पर्सनली कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारी टोन होती है, हमारी वॉइस होती है, वो भी बहुत सारा कुछ कम्युनिकेट करती है। तो हमें प्रॉपर मीडियम को चूज़ करना आना चाहिए कि अगर हमें कुछ चीज़ें हमें खुद बोलनी है तो हम रिटर्न कम्युनिकेशन को अवॉइड करें। ऑन द अदर हैंड यू वुड कम्युनिकेट मच डिफरेंटली ऑन द फोन देन फेस टू फेस, बिकॉज द पर्सन कांट सी योर फेस, हैंड गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। इसी तरह से कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फ़ोन पे डिफरेंटली कम्युनिकेट करते हैं देन फेस टू फेस। ठीक है, क्योंकि आदमी जो है फ़ोन पे आपका फेस नहीं देख पाता है। तो हमें अपना जो है मीडियम को प्रॉपरली चूज़ करना चाहिए कि कैसे मीडियम हमें चूज़ करना है ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेसी। द इंफॉर्मेशन बीइंग कम्युनिकेटेड शुड बी एडिक्वेट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। कभी कभी क्या होता है, लोग आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि लोगों के मन में डाउट रह जाता है कि व्हाट इज़ दिस। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट नहीं होती है। वी शुड नेवर कन्वे इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी जानबूझ के लोग जो है इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, जो कि इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स नॉट ए गुड हैबिट टू डू। ठीक है, तो फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन द मैसेज शुड बी एडिक्वेट। तो एडिक्वेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बी परसुएसिव। ऑन द प्राइमरी गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू रिमेन परसुएसिव। लोगों को परसुएट करना चाहिए गोल्स को अचीव करने के लिए। Of course, people are persuaded in different ways. Using relevant facts to back up your main argument is a great way to appeal to many people. अगर आप जो भी आपके आर्गूमेंट है, जो भी आपका मेन पॉइंट है, उसको अगर आप फैक्ट से सपोर्ट करते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लोगों को बताते हैं, तो लोग कन्विंस होते हैं और परसुएट होते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लिसन टू फीडबैक। गुड कम्युनिकेशन इज नेवर ए वन वे स्ट्रीट। दिस इज वाई नो वन enjoys being stuck with someone constantly talking about themselves without giving a chance to respond or say a few words। तो क्या होता है, हमें जो है फीडबैक को सुनना चाहिए, हमें दूसरों को सुनना चाहिए। अगर हम ही हमेशा बात करते रहेंगे तो क्या होता है कि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन। ठीक है, तो वन साइड कम्युनिकेशन जो होती है उसमें लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। ठीक है, तो नो वन enjoys being stuck with someone constantly talking। अगर आप कहीं पर बैठे हैं और there is only one person talking and talking and talking and you are not participating it and you are not giving any feedback, so you will lose the interest in that। ठीक है, तो हमें फीडबैक को हमेशा सुनना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए बोलने का, उनको फीडबैक देने का। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइमलीनेस। द मैसेज बीइंग कन्वेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड एट द प्रॉपर टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर फीडबैक जो है राइट टाइम में ना दिया जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। द फीडबैक मस्ट बी कन्वेड इन टाइम, अदरवाइज द कम्युनिकेशन विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस एंड इफेक्टिवनेस। अगर टाइम पे फीडबैक नहीं दिया तो कम्युनिकेशन जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस चली जाएगी, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। इसमें 10th पॉइंट जो है वो है इकोनॉमिकल। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चूजन शुड बी इकोनॉमिकल। जो भी हमने मेथड चूज किए हैं कम्युनिकेट करने के, वो इकोनॉमिकल होने चाहिए। We should choose the ways which can communicate effectively and economically। तो इकोनॉमिकली
मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहिए, ना कि कुछ एक्सपेंसिव और इकोनॉमिकली नॉट गुड मीन्स हम चूज़ कर लें ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है बहुत महंगी हो जाए, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इकोनॉमिकल मैसेज को चूज़ करना चाहिए। आगे हम देखते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं, क्या क्या रुकावटें होती हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप पहले देखेंगे क्या क्या बैरियर होते हैं, रुकावटें क्या होती हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक मतलब द लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर्स दैट लिमिट इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। और देखिए, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक भाषा में कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है मैं हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ और अदर पर्सन साउथ इंडिया से हो तो उसको हिंदी समझ ना आ रही हो, तो ये लैंग्वेज के बैरियर्स हो सकते हैं। द फैक्ट दैट ईच मेजर रीजन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समटाइम इवन ए थिक डायलेक्ट में रेंडर द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो अच्छा सा जो हम बता रहे हैं वो भी जो है इनफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, भाषा जो है वो समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इनको कहते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारी जो है मदद नहीं करते हैं, मतलब वो एक तरह से रुकावट पैदा करते हैं। सम पीपल हैव स्टेज फियर। ठीक है, कुछ लोगों को स्टेज पे जाने से डर लगता है, स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनको कई तरह के डर होते हैं, फोबिया होते हैं, डिप्रेशन होता है उनको। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज कंडीशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स एंड विल मोस्ट सर्टेनली लिमिट द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारी सिचुएशंस जो होती हैं, कभी कभी इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे लोगों को स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो ये एक तरह का फियर होता है। तो अगर वो जाते हैं तो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो जो उनके माइंड में होता है कि वहाँ जाके बोलना है, वो सब भूल जाते हैं वहाँ पर जाके। तो ये बैरियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है ये फियर ऑन द स्टेज। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में रुकावट डालते हैं। नेक्स्ट आता है इमोशनल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल के बाद आता है इमोशनल बैरियर्स। ठीक है, द इमोशनल IQ ऑफ ए पर्सन डिटर्मिन्स द ईज एंड कंफर्ट विद विच दे कैन कम्युनिकेट। इमोशनल IQ, ठीक है, कुछ लोग मेच्योर होते हैं, कुछ लोग इतने मेच्योर नहीं हो पाते हैं। तो इमोशनल IQ जो होता है लोगों का, वो डिसाइड करता है। जो इमोशनली मेच्योर होते हैं वो लोग इजीली कंफर्टेबली अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं, और जबकि जो लोग इमोशनली इतने मेच्योर नहीं हो पाते हैं, दे टेक ओवर विल। ऑन द अदर हैंड, पीपल हु लेट देयर इमोशंस टेक ओवर विल फेस सर्टेन डिफिकल्टीज। जो इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं रह पाती हैं उन लोगों की, वो क्या होता है कि वो फेस करते हैं बहुत सारी डिफिकल्टीज को कम्युनिकेट करते हुए। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। सो दे लेट देयर इमोशंस टेक ओवर, सो दे विल फेस डेफिनेटली सम डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेटिंग टू पीपल। नेक्स्ट जो आता है वो आता है फिजिकल बैरियर्स। देयर आर मोस्ट ऑब्वियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं बहुत क्लियर बैरियर्स होते हैं, बहुत क्लियर रुकावट होती हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में। दीज बैरियर्स आर मोस्टली इजीली रिमूवेबल होते हैं, उनको हम हटा सकते हैं इजीली। दे इंक्लूड बैरियर्स लाइक नॉइज, क्लोज डोर्स, faulty equipment, दे आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशंस, क्लोज्ड कैबिन्स एट्सेट्रा। तो ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फॉल्टी इक्विपमेंट है तो हम एक अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वो बैरियर हट जाएगा। ठीक है, बाहर से कोई नॉइज़ आ रही है, ट्रैफिक की नॉइज़ आ रही है, बाहर लोग कुछ ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, तो हम ठीक से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये फिजिकल बैरियर्स को हटा दें तो एक गुड कम्युनिकेशंस जो है हमेशा it will always take place. Sometime in a large office, the physical separation between various employees combined with faulty equipment, कि वो लोग दूर बैठे हैं आपस में, लेकिन जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए वो भी फॉल्टी हैं, तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो नहीं हो पाता, वो वहाँ पर एक तरह की रुकावट पैदा करता है, फिजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट आता है कल्चरल बैरियर्स। इसमें क्या होता है, एज द वर्ल्ड इज गेटिंग मोर एंड मोर ग्लोबलाइज्ड, एनी लार्ज ऑफिस में हैव पीपल फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे देखते हैं हम, दुनिया जो है धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ डिफरेंट तरह के लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं।
there may be people from different parts of the world, different part of the society, okay, or even from different part of India also, different states, they have different cultures, ठीक है, उनका मीनिंग अलग अलग होते हैं. डिफरेंट कल्चर्स हैव ए डिफरेंट मीनिंग फॉर सेवरल बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. उनकी ड्रेसिंग अलग, रिलीजन और लैक ऑफ दैम, फूड, ड्रिंक्स, पैट्स एंड द जनरल बिहेवियर विल चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर्स. तो ये कल्चरल बैरियर्स होते हैं. तो जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ हो सकता है दूसरी सोसाइटी में उस मेरे कम्युनिकेशन को, जो पॉइंट को शायद मिस इंटरप्रेट कर दिया जाए, मिसअंडरस्टूड हो जाएं लोग. तो हमेशा जो कल्चर बैरियर्स एक तरह की रुकावट पैदा करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर. ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का स्ट्रक्चर है वो भी एक रुकावट पैदा करने का काम करता है. जैसे कि हम देखते हैं कि देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल. ईच ऑफ दीज मेथड्स हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रेंट्स दैट में बिकम बैरियर्स. तो ये सारे मेथड जो होते हैं हो सकता है ये कोई बैरियर बन जाए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. Most of these barriers arise because of misinformation or lack of appropriate transparency available to employees. कभी वो क्या होता है कि कुछ बातें जो एम्प्लॉइज को मालूम नहीं होती है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है वहाँ पर, वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है. तो क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता तो वो अपनी ही राय बना लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जबकि बातें वो ठीक नहीं होती हैं, वो गलत राय होती है उनकी. तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अगर हमारा अच्छा स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेटिक मैनर में हम काम कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, वरना तो कुछ रुकावटें वहाँ पे पैदा हो जाएंगी कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट जो आता है वो आता है एटीट्यूड बैरियर्स. सर्टेन पीपल लाइक टू बी लेफ्ट अलोन, ठीक है. उनके एटीट्यूड ऐसा होता है वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अकेले ही रहें. तो उसमें ये रुकावट पैदा हो जाती है. दे आर इंट्रोवर्ट्स और जस्ट पीपल हु आर नॉट वेरी सोशल. कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, सोशल नहीं होते हैं, बाहर के लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये उनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम होती है, ये एटीट्यूड बैरियर्स होता है. अदर्स लाइक टू बी सोशल और समटाइम एक्स्ट्रा क्लिंजी. बोथ दीज केसेस कुड बिकम ए बैरियर. कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, तो वो भी एक तरह का बैरियर बन जाता है. कुछ लोग उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो सम पीपल हैव एटीट्यूड इश्यूज लाइक ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकंसिडरेट बिहेवियर होता है उनका, ठीक है. तो वो उस तरह के लोग भी जो हैं कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. अदर बैरियर्स इंक्लूड द टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स. जैसे मैं कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूँ, मैं समझता हूँ, तो अगर मैं कुछ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो शायद उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, वो उस तरह के इक्विपमेंट को, टूल्स को वो नहीं हैंडल कर पाते हैं. तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद द न्यूएस्ट डेवलपमेंट्स. तो हर आदमी जो होता है न्यूएस्ट डेवलपमेंट के बारे में वो उसको कीप अप नहीं कर पाता, उससे पेश नहीं कर पाता. हैंस समटाइम द टेक्नोलॉजिकल एडवांस में बिकम ए बैरियर. इन एडिशन टू दिस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज समटाइम्स वेरी हाई ऑल्सो, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी भी एक बैरियर बन जाती है. मान लीजिए मैंने किसी को कोई मैसेज भेजा, अदर पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सेस दैट मैसेज, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है उस मैसेज को कैसे ओपन करना है, कैसे रीड करना है उस मैसेज को, क्योंकि वो इतना टेक्निकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो टेक्नोलॉजी आल्सो बिकम्स ए काइंड ऑफ बैरियर. आगे देखते हैं वो क्या तरीके हो सकते हैं जो हम कम्युनिकेशन बैरियर्स को रोक सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं. सो मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. पहला पॉइंट है मेक योर आइडियाज़ क्लियर बिफोर कम्युनिकेटिंग. कि आप कम्युनिकेट करने से पहले अपने आइडियाज़ को क्लियर कर दें पहले कि आप कहना क्या चाहते हैं. गिव ए थॉट टू व्हाट यू आर गोइंग टू से. यू नीड टू हैव क्लियर आइडियाज़ अबाउट व्हाट यू आर अबाउट टू स्पीक. तो आपको एक बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और किस टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं. नो द मोटिव बिहाइंड द सब्जेक्ट. जो आपका सब्जेक्ट है उसके पीछे बोलने का मतलब क्या है. बिगन विद ए क्लियर गोल ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रिसाइज थिंकिंग. तो जब आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं आपको बिल्कुल क्लियर उसका गोल पता होना चाहिए, क्यों हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये क्या टॉपिक है, किस लिए बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. आपकी थिंकिंग जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर द टाइम ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ गुड. जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इंश्योर करें कि जिस टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक अच्छा टाइम है कम्युनिकेट करने के लिए. व्हेन यू स्पीक टू समवन ट्राई टू सी द टाइम एंड द मूड ऑफ द पर्सन.
तो पहले टाइम भी चेक कर लें और जिस पर्सन को कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका मूड भी चेक कर लें, ठीक है। डू नॉट गो एंड नॉक ऑन योर कलीग आफ्टर ऑफिस आवर्स, कि देखिए ऑफिस आवर्स के बाद अगर आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कलीग को तो शायद वो टाइम उसके लिए सही ना हो। सो टाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन। तो टाइम जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन के अंदर। व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल इनिशिएट कम्युनिकेशन यू मस्ट पे अटेंशन एंड कम्युनिकेट इन ड्यू टाइम, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू से द राइट थिंग एट द प्रॉपर टाइम। तो एक राइट थिंग एक प्रॉपर टाइम में कम्युनिकेट करें तो ठीक रहता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर लिसनर इज इन ए सैड सिचुएशन, अगर आपका जो लिसनर है जिसको आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, जो रिसीवर है, अगर वो किसी सैड सिचुएशन में, कोई बैड कंडीशन है, उसके साथ कोई बुरा हादसा हो गया है, तो डोंट ट्राई टू टेल एन इररिलेवेंट जोक। अगर आप उसके साथ कोई जोक शेयर करेंगे, कुछ मजाक के बारे करेंगे, तो क्योंकि अदर पर्सन उस मूड में नहीं है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, सैड सिचुएशन है, तो ये राइट चीज़ नहीं होगी कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका लिसनर जो है वो एक अच्छे मूड में है, खुश है, हैप्पी मूड में है, तो आप उसको जो है कोई भी सैड और ऐसा कुछ ना कहें जिससे वो बैड मूड में चला जाए और सैडनेस आ जाए उसके ऊपर, ठीक है। तो पर्सन का मूड को देख के हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। यूज़ ए लैंग्वेज योर लिसनर कैन अंडरस्टैंड, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिए जो आपके रिसीवर है, जो जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो लिसनर है, वो आप समझ सके उस भाषा को। इस तरह के वर्ड्स चूज करें, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज विच योर लिसनर कैन अंडरस्टैंड। तो मेक श्योर कि आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपका लिसनर जो है उसको समझता है। मेक योर ग्रामर एंड वोकेबलरी एज ईजी एज पॉसिबल। आप अपनी भाषा को डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि आपकी ग्रामर और जो शब्दों का चयन आप करते हैं, जिन शब्दों को, वर्ड्स को आप चूज़ करते हैं, वो ईजी होने चाहिए ताकि जो लिसनर है वो आपको समझ सके। एंड यू कैन ऑलवेज शो योर लैंग्वेज स्किल्स इन रिपोर्ट और थीसिस राइटिंग। जो आपकी लैंग्वेज स्किल है, जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं, किसी थीसिस को लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी स्किल शो कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर डिलीवरिंग ए मीनिंगफुल मैसेज और कन्वर्सिंग फॉर्मली और इनफॉर्मली, अवॉइड एनी कम्प्लेक्स लैंग्वेज और यूजिंग ए डिफरेंट एक्सेंट। तो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज और डिफरेंट एक्सेंट जो आप शब्दों को बोलते हैं उनको एक्सेंट बोलते हैं हम, तो डिफरेंट एक्सेंट का यूज़ ना करें, सिंपल वर्ड्स को चूज़ करें जब आप मीनिंगफुल मैसेज और कन्वर्सिंग फॉर्मली और इनफॉर्मली जब आप कर रहे होते हैं मैसेज को डिलीवर, तो कम्प्लेक्स लैंग्वेज को अवॉइड करें, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें। नेक्स्ट जो है हम कैसे बैरियर्स को अवॉइड कर सकते हैं, फोर्थ पॉइंट है मेक योर मैसेज टू द पॉइंट एंड शॉर्ट। हमेशा जो आपका मैसेज है उसको टू द पॉइंट रखें, ठीक है, इधर उधर ना भटकने की कोशिश करें, शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग ईमेल्स और चैटिंग, मेक योर मैसेज टू द पॉइंट, ठीक है, हमेशा टू द पॉइंट बात करें। फर्स्ट, अवॉइड एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, बिना बात की इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, ओनली कम्युनिकेट वन आइडिया, थॉट और फीलिंग एट ए टाइम, ठीक है। अगर आप कुछ चीज़ें एक साथ लिख देंगे तो रिसीवर को पता ही नहीं चलेगा कि सेंटर कहना क्या चाहता है, तो एक ही आइडिया पे स्टिक करें, ठीक है। कम्युनिकेट ओनली वन आइडिया और थॉट और फीलिंग एट ए टाइम। जब तक उस पर फीडबैक ना मिले आपको, नेक्स्ट आइडिया आप ना दें तो अच्छा रहेगा, क्यों अदरवाइज तो पूरा जो मैसेज होगा बहुत ही वेग हो जाएगा, आपने क्या कहा और क्या फीडबैक मिला उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा। थर्ड पॉइंट जो है, वी डू नॉट मेक योर मैसेज टू लेंथी। व्हेन पीपल हियर लॉन्ग मैसेज दे यूजुअली लूज ट्रैक ऑफ इट। तो बहुत लेंथी मैसेज ना दें, अगर जब लेंथी मैसेज दिए जाते हैं तो लोग जो है क्या सुन रहे थे, क्या जवाब दे रहे थे, उसका ट्रैक ही वो खत्म हो जाता है, बोर हो जाते हैं एंड लूज इंटरेस्ट इन द टॉपिक, उनका इंटरेस्ट ही चला जाता है टॉपिक से। योर मैसेज रिसीवर विल हैव ए हार्ड टाइम ग्रास्पिंग द मैसेज एंड टेक एक्शन। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग मैसेज देंगे, वेग हो जाएगा और जो रिसीवर होगा उसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी पूरा मैसेज समझने में, और क्या एक्शन लिया जाए वो भी उसको समझ नहीं आएगा। एज ए रिजल्ट इट विल इंक्रीज योर टाइम टू एक्सप्लेन अगेन। और क्या होगा, पूरा का पूरा नतीजा क्या होगा, आपको दोबारा कहा जाएगा कि एक्सप्लेन करिए प्लीज़, तो ये पूरा टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो मैसेज को टू द पॉइंट एंड शॉर्ट रखें, लेंथी मैसेज को ना दें। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इफ द अदर पर्सन हैज अंडरस्टूड योर मैसेज। आपको चेक करना चाहिए कि दूसरे पर्सन को आपका मैसेज समझ आया है कि नहीं आया। व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन एल्स, इंश्योर दैट दे अंडरस्टूड
the message properly. Giving and requesting feedback proves that you are serious about what the other person says and their views on the subject. और फीडबैक देना और उनकी रिक्वेस्ट करना, अगर आपने जो मैसेज दिया आप रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ फीडबैक दीजिए अपना, इससे क्या पता लगता है कि आप सीरियस है इस बात पे, आपका जो पूरा मैटर है, जो पूरा कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसके ऊपर आप सीरियस हैं और आप जानना चाहते हैं उनके व्यूज़ क्या हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का, आपकी वॉइस का जो टोन है और जो कंटेंट है मैसेज का, उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। आपका जो एक्सप्रेशन है, गेस्चर है, पोस्चर है, किस तरह आप खड़े हैं, आपकी वॉइस टोन कैसी है, गुस्से वाली है, खुशी का इजहार कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये सारे पावरफुल टूल होते हैं मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। व्हेन यू आर स्पीकिंग मेक श्योर यू आर कम्युनिकेटिंग विद करेक्ट बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। एग्रेसिवली सेइंग समथिंग गुड माइट टेक योर लिसनर बैक। आप बहुत कुछ अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपकी दिखा रही है आप बहुत एग्रेसिव दिखाई दे रहे हो, तो उससे क्या होता है, लिसनर को समझ नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यूज़ ए पोलाइट टोन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। पोलाइट टोन को यूज़ करना चाहिए। व्हेन यू आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन यू हैव टू सी दैट योर टोन इज़ पोलाइट। आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में खुशी जाहिर होनी चाहिए। ठीक है। तो आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को। इससे जो बैरियर्स होते हैं हम उनको रोक सकते हैं। तो अगर मैं किसी को कहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन विद एन एक्साइटमेंट में होना चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन देयर इज ए सैडनेस ऑन माय फेस, तो इससे क्या लगेगा कि जैसे कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहा हूँ लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस बात से, आपकी कोई सक्सेस पे मैं खुश नहीं हूँ, तो मेरे फेस पे भी एक हैप्पीनेस दिखाई देनी चाहिए। एंड व्हेन यू यूज द रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एंड टोन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ योर मैसेज कैन बी इजीली मिस इंटरप्रेटेड। अगर आपकी वॉइस की टोन अलग है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, तो हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करें तो वो कम्युनिकेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे फेस से सैडनेस दिख रहा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हमें खुशी नहीं हो रही है, फिर भी हम कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमें राइट बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी जो वॉइस की टोन है वो सही होनी चाहिए। सो लिसन बिफोर यू स्पीक। पहले आप सुनिए दूसरा क्या कह रहा है, आप बोलें इससे पहले आप दूसरों को भी सुने तो अच्छा रहेगा। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू मस्ट ऑलवेज लिसन टू द अदर पर्सन अटेंटिवली। ठीक है। दूसरे पर्सन को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इवन तो यू एंड द अदर पर्सन मे हैव ए डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, लिसनिंग टू द पर्सन ओवरकम्स बैरियर। हो सकता है आपकी और दूसरे पर्सन की जो परसेप्शन है उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल अलग हो, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो क्या होता है, वो बैरियर्स को हम ओवरकम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ताकि जो कम्युनिकेशन होगा वो इफेक्टिव होगा। अगर हम सुनेंगे नहीं, दूसरे पर्सन को अपना ही कहते रहेंगे, तो दूसरे पर्सन को भी इंटरेस्ट चला जाएगा। बाय लिसनिंग यू विल मेक द अदर पर्सन फील दैट देयर परसेप्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर्स। जब आप सुनते हैं तो क्या होता है कि दूसरे आदमी को इंपॉर्टेंट फील होता है, उसको ये लगता है कि जैसे वो अपने मैसेज दे रहा है, मेरा भी जो व्यू पॉइंट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फर्दर मोर यू विल बी एबल टू गिव मोर अप्रोप्रिएट फीडबैक। और फर्दर अगर आपकी सुनी जाती है तो आप ज़्यादा अच्छे अप्रोप्रिएट फीडबैक दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट इंटरप्ट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बोल रहा है तो बिल्कुल भी इंटरप्ट ना करें बीच में। स्ट्रांगली अवॉइड इंटरप्टिंग समवन व्हेन दे आर स्पीकिंग। वेट टिल दे आर फिनिश्ड एंड व्हाट दे आर सेइंग। जब तक वो अपने बात को ख़त्म ना कर दें और सुनिए वो क्या कह रहे हैं, तब तक आपको समझ ना आ जाए, आप उनको बीच में ना रोकें और उनको अपनी बात को कहने दें। इट इज़ कंसिडर्ड रूड बिहेवियर। अगर आप उनको बीच में ही रोकते हैं तो ये रूड बिहेवियर माना जाता है। बट व्हेन यू इंटरप्ट समवन यू डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द थिंग्स दे आर सेइंग। जब आप किसी को रोकते हैं वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो जो भी बात कह रहे थे उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, दे माइट लूज देयर फ्लो। जो उनका फ्लो था बात को कहने का, वो इंटरप्ट होने की वजह से ख़त्म हो जाता है फ्लो। सो इफ़ यू आर इंटरप्टिंग समवन यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग रीजन। जब आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उनको इंटरप्ट करने का। इंटरप्ट मतलब उनको बीच में रोक के अपनी बात कहने के लिए आपके पास कोई एक अच्छा कारण होना चाहिए। अदरवाइज़ तो बिना बात पे आपको लोगों को अपना व्यू पॉइंट कहने से नहीं रोकना चाहिए। अदरवाइज स्ट्रिक्टली अवॉइड स्पीकिंग अंटिल द अदर पर्सन इज डन। ठीक है।
तो स्ट्रिक्टली हमें अवॉइड करना चाहिए जब तक कि दूसरा अपनी पूरी बात कह ना दे। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, ये बेनिफिट्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सबसे ऊपर ये पॉइंट लिखा है यहाँ पर। और स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है, स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है इससे, जो भी प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है। हेल्दियर बिजनेस रिलेशनशिप, जो डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनके जो बीच में जो रिलेशनशिप होती है बहुत हेल्दी हो जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी, टारगेट्स जल्दी अचीव हो जाएंगे। तो इससे पूरे बिजनेस को पूरे सिस्टम को हेल्प मिलती है इससे। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशंस, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप गुड कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, सुनते हैं लोगों की, तो उससे क्या होगा, कस्टमर के रिलेशंस आपके साथ इम्प्रूव हो जाएंगे। इंक्रीज्ड एम्प्लॉय अवेयरनेस, जो काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अवेयरनेस बढ़ जाती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। लेसर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो काम भी अच्छा होगा, पूरा आउटपुट भी अच्छा आएगा। ठीक है, कंपनी ग्रो करेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, सब खुश रहेंगे। और इनहेंस प्रोफेशनल इमेज, ठीक है, और इससे क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से एक प्रोफेशनल इमेज बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, प्रोफेशनली आप बहुत एफिशिएंट कैपेबल हो जाते हो। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के। तो ये चैप्टर था कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट 2। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।